सो हाय गाइस, दिस इज़ द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 19th ऑफ अगस्त और आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो हमेशा की तरह से वही करेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से लेस इंपॉर्टेंट की तरफ जाएंगे। और आज एक ये मेंस का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको राइट डाउन कर लेना। जो आज के आर्टिकल्स अपन डिस्कस करेंगे उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाउ इंडियाज न्यू न्यूक्लियर रूल्स कुड फेवर ओल्ड न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनर रशिया। तो अभी जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात करी थी मैंने पहले पिछली वीडियो में भी, तो आज वापस से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का जिक्र है इसमें। तो एक बार सबसे पहले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का स्टैटिक देख लेते हैं कि वो क्या होता है, उसके बाद अपन ये आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते क्या हैं, तो अभी सबसे पहले गवर्नमेंट जो है उसका टारगेट है कि एटलीस्ट 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इंडिजीनियसली बिल्ड कर ले बाय 2033। अब ये होते क्या हैं, ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं और इनकी जो कैपेसिटी 300 मेगावाट होती है और ये जो है 1/3 होती है ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो स्मॉलर इन साइज होगा। मॉड्यूलर एज इन कि इसको फैक्ट्री में असेंबल करके अपन शिप कर सकते हैं। जैसे रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे अपन न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना सकते या फिर बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं बना सकते, तो अपन वहाँ पे इनको शिप कर सकते हैं और वहाँ पे इनका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद रिएक्टर एज इन न्यूक्लियर फिजन होता है इनमें। न्यूक्लियर फिजन एक तो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में कि दो न्यूक्लियस होती हैं वो फ्यूज हो जाती है, मतलब कि ऐड हो जाती हैं। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियस होगी, ये एक सिंगल न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगी, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और इससे जो है एनर्जी निकलती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब एक इसी के अंडर एक इसका वेरिएंट है जो कि माइक्रो रिएक्टर होता है, जिसका जो एनर्जी है वो लेस देन 10 मेगावाट होती है, ठीक है। तो ये तो था इसका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का स्टैटिक। अब एक बार ये आर्टिकल क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। कि सबसे पहले आर्टिकल बोलता है कि अभी अपन ने शांति एक्ट के अंदर रूल्स निकाले हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करे थे न्यूज़पेपर एनालिसिस की। उसमें क्या बोला गया है कि अपन कहीं बाहर से अगर फॉरेन टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं तो उसकी जो डिज़ाइन है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए और रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू वो अप्रूव होना चाहिए। प्लस किसी कंट्री में, या तो जिस कंट्री से अपन ले रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, या तो उस कंट्री में या फिर किसी और कंट्री में वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो ऑपरेशनल होनी चाहिए, मतलब काम करनी चाहिए। इस बेसिस पे अपन इस चीज़ को मतलब इंपोर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी को। उसके बाद ये आर्टिकल बोलता है कि अभी करंटली 2 SMR प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक है। वो कौन से हैं, एक तो है अकादमिक लोमोनोसोव, ये कहाँ है, रशिया का है और ये वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और एक है HTRPM जो कि चाइना का है, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल में एक और चीज़ डिस्कस करिए कि जो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है और ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टेशन है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का। अब ये क्या है, इसमें रशिया ने अर्लियर VVER-1000 लाइट वाटर रिएक्टर्स। अब जैसे SMR का जो स्टैटिक था, इसी एक ऐसी वीडियो में, सेम वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर क्या होते हैं और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर क्या होते हैं। अब प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर क्या होते हैं, जो कि लाइट वाटर यूज़ करते हैं H2O। और ये प्रेशराइज्ड क्यों होते हैं, बिकॉज अगर इनको प्रेशर में, ये जो वाटर है इसको प्रेशर में रखा जाता है ताकि ये एक कूलेंट का काम करे, जो न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे जो हीट निकलती है इसको एब्जॉर्ब करे। प्लस ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये भी गर्म होगा, तो उस गर्मी से ये बॉयल ना हो, इसलिए उसको एक सर्टेन प्रेशर के अंडर रखा जाता है कि भले ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा वाटर का चलेगा, लेकिन बॉयल बॉयल होकर ये गैस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये बताया था एक। दूसरी चीज़ जो है इस आर्टिकल की, बस मेनली यही था इसमें कि एक तो SMR सेक्टर, जो अपन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये एक जो था कि जो शांति एक्ट के अंदर रूल्स निकाले हैं कि अपन जब इंपोर्ट करेंगे, ये भी अपन ने देख लिया। इसके बाद अपन एक आर्टिकल देखते हैं कि बिहाइंड द न्यू ट्रिब्यूनल बिल्स डिकेड लॉन्ग टसल सेंटर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल्स आया कहाँ से था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ट्रिब्यूनल नहीं था, तो ट्रिब्यूनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था और इसमें पार्ट 4 ऐड हुआ था ट्रिब्यूनल्स। अब इसमें भी दो आर्टिकल है, एक तो है आर्टिकल 323A, एक है आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए बात करता है और आर्टिकल 323B जो है वो अदर मैटर्स से रिलेटेड, जैसे टैक्सेशन हो गया फिर कोई और मैटर हो गया, उससे रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल बनेंगे वो आर्टिकल 320B उसके लिए बात करता है। अब इस आर्टिकल में बताया क्या है कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में टसल चल रहा है फॉर ट्रिब्यूनल।
तो इस चीज़ को अपन देखो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि ट्रिब्यूनल का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है इंडिया में, या फिर सेंट्रल स्टेट में क्या टसल चल रहा है उसमें भी। और अपन इसको एज अ मैटर ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी मीन्स में लिख सकते हैं कि कैसे जो एग्जीक्यूटिव और कैसे कोर्ट्स हैं या फिर जुडिशरी है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट करती है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, फ्रिक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले आया फाइनेंस एक्ट। तो इसमें सेंटर ने ट्रिब्यूनल्स के रूल्स निकाले, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इसको जुडिशरी 2019 में इन रूल्स को स्ट्रक डाउन कर दिया। उसके बाद सेंटर ने न्यू रूल्स निकाले 2020 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे कि 5 ईयर कर दो टेन्योर जो है ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स का, वो 5 ईयर कर दो। लेकिन सेंटर ने इंस्टेड क्या करा, प्रोमलगेशन निकाल दिया, और मतलब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया 2021 में, और जो टेन्योर था वो 4 ईयर्स ही रखा, और जो मिनिमम अपॉइंटमेंट एज वो 50 ईयर्स रख दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से स्ट्रक डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक इट डाउन। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट आया 2021 में, ठीक है। अब नवंबर 2025 में एक 2 जज बेंच थी जिसने इस प्रोविजन को भी स्ट्रक डाउन कर दिया 2021 के एक्ट को, जिसमें कि 4 ईयर्स टेन्योर था और ये सब। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन चल ही रहा था ऑलरेडी, तो अभी सेंटर ने क्या है 2026 में ट्रिब्यूनल का बिल लाया है, और ये बोला है कि इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग ये बिल है। अब इस बिल में क्या है, सबसे पहले है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, ठीक है। अब नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का रोल क्या होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस देखेगा वैकेंसीज का, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रिब्यूनल को रिव्यू करेगा, इंक्वायरीज करेगा। नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड, मतलब जहाँ पे ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो इस नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड में होगा। उसके बाद ये हेड कौन करेगा इसको, ये इसको हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट जज या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। एंड इसमें क्या होंगे, 2 जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे। अब जो टेक्निकल मेंबर्स होंगे उनको एटलीस्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में या फिर लॉ में। उसके बाद सेंटर जो है, सेंटर चेयरपर्सन अपॉइंट करेगा, और जो चेयरपर्सन होगा और जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे वो किसकी मदद से अपॉइंट करेंगे, मतलब किसके साथ कंसल्टेशन करके अपॉइंट करे जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा इनको, ठीक है। अब जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स है उनका टर्म कितना है, 5 ईयर्स का टर्म है, ठीक है। मैक्सिमम एज जो चेयरपर्सन की है वो 70 ईयर्स, और जो मेंबर्स हैं उनकी है 67 ईयर्स। अब इसमें एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी भी है, जो कि उसको हेड कौन करेगा, जुडिशियल मेंबर ऑफ द कमीशन, जो भी जुडिशियल मेंबर होगा उस कमीशन का उसको हेड करेंगे। और उसमें कौन कौन होंगे, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होंगे, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होंगे, और टेक्निकल मेंबर एंड एक्सपर्ट्स होंगे। तो ये जो था, अगर ये बिल आगे जाके लॉ बन जाता है, वैसे तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, तो अगर प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे इसको तो ये लॉ बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनने जा रहा है, जो कि जिसके लिए इतना टसल चल रहा था। एक न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ शिप। एक शिप होती है, जैसे ये शिप है, यहाँ पे अपन को बहुत छोटी दिख रही है लेकिन होती बहुत बड़ी है। तो ये शिप होती है, और ये क्या होता है, मोबाइल एयरबेस होता है, मतलब एयरक्राफ्ट का एयरबेस होता है ये। अब इसमें क्या होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनको दे नीड समवेयर टू लैंड, तो उनको लैंड चाहिए, लैंड करना होता है किसके लिए, फ्यूल के लिए, वेपन के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो मोबाइल ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ये उस चीज़ के लिए हेल्प आता और इंडिया के पास जो है अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक तो है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है आईएनएस विक्रांत। अब ये जो आईएनएस विक्रांत है ना, ये इंडिजिनियसली बिल्ड है, मतलब हमने खुद ने बनाया है इसको। एक ये हो गया इसमें। उसके बाद ये आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस चीज़ इसमें है क्या, सबसे पहले तो एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। अब इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं अपन, जैसे ये अपनी आर्टरीज होती है, ठीक है, तो ये अपनी नॉर्मल आर्टरी है, लेकिन ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर एलडीएल होता है, ये क्या होता है, ऐसे आर्टरीज में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब आर्टरीज में इकट्ठा हो जाएगा तो जमा होने के कारण क्या होगा, ब्लड फ्लो, अब ब्लड को भी वही उसी रास्ते से जाना है और ये भी उसी रास्ते के बीच में आ गया, तो ब्लड जो है प्रॉपरली हार्ट तक पहुंच नहीं पाएगा, तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक है PCSK9, तो ये क्या है, एक जीन है, PCSK9 जीन है, और ये लीवर में पाया जाता है, और ये किससे रिलेटेड है, बैड कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि PCSK9 कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड जीन। तो अब बेसिकली हुआ क्या है, एक वर्व 102
ये जीन थेरेपी हुई है, मतलब जीन थेरेपी की फाइंडिंग है, जिसमें क्या होता है कि इन विवो जीन एडिटिंग होता है और अपना डीएनए को ऑल्टर कर देते हैं, जीन फंक्शन को ऑल्टर कर देते हैं। मतलब बेसिकली करते हैं क्या है इसमें कि PCSK9 ये जो जीन है इसको सप्रेस कर देंगे, सप्रेस भी नहीं करेंगे, इसका फॉर्मेशन ही बंद हो जाएगा। तो अगर इसका फॉर्मेशन बंद हो गया तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा। नॉर्मली क्या होता है, मेडिसिन लेके अपन इस जीन को सप्रेस करते हैं, लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, इस जीन को अपन ने ऑल टुगेदर खत्म ही कर दिया कि अब ये जीन बनेगा ही नहीं। तो ये जीन फॉर्म ही नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस आर्टिकल में बस यही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमें देखना है, जैसे ये FCNRB स्कीम थी, ये अपन ने कल पढ़ी थी, तो इस चीज़ को वापस से एक बार रिवाइज कर लेना। अभी ये जो E20 है, E20 के बारे में जैसे अपन ने कल एक आर्टिकल में पढ़ा था, सॉरी परसों पढ़ा था, कि आप E20 को पे किसी को फोर्स मत करो। जिसको E20 यूज़ करना होगा वो E20 यूज़ करेगा, जिसको E10 यूज़ करना होगा वो E10 करेगा, और जिसको पेट्रोल यूज़ करना होगा उसमें वो पेट्रोल यूज़ करेगा। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में है। हाँ, बस इसमें एक चीज़ ले देख सकते हैं अपन E20 में, कि E20 की भी जनरेशन्स होती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो है E20 का, उसमें क्या आता है, जैसे अपने जो भी क्रॉप्स हैं यूज़ होते हैं, शुगर केन हो गया, और या फिर मेज़ पढ़ा था अपन ने, मेज़ हो गया। उसके बाद सेकंड जनरेशन आता है। सेकंड जनरेशन में क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जैसे स्टबल होता है, ठीक है, पराली, वो यूज़ में आता है। थर्ड जनरेशन होता है। थर्ड जनरेशन में क्या होगा कि जो एलगे है, एलगे यूज़ होता है। और अभी एक रिसेंटली फोर्थ जेन भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें कि मॉडिफाइड एलगी, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड एलगी यूज़ होगा। तो इस आर्टिकल से अपन ये, नॉट आर्टिकल बट मैंने सोचा कि एक बार बता दूं इस चीज़ को। उसके बाद ये अपन गवर्नेंस में लिख सकते हैं कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका उनका रिलेक्टेंस है कि दिल्ली में जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के डिवाइसेस लगाए थे, लेकिन जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या करा, उसी पे पानी डाल डाल दिया ताकि वो ख़राब हो जाए। तो उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा पाई, क्योंकि ये एक्यूरेटली मेजर करेगा कि कौन 9 बजे आ रहा है, कौन 9 बजे नहीं आ रहा। रजिस्टर में तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि अगर आप 12 बजे भी आए तो भी आप 9 बजे लिख सकते हो, लेकिन ये तो प्रॉपरली मेजर करेगा। तो इसलिए इस पे पानी फेंका गया कितने ही ऑफिसेज में, ताकि ये ख़राब हो जाए। तो ये गवर्नेंस में लिख सकते हैं, इशूज़ इन गवर्नेंस की रिलक्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब एक स्लम्स के ऊपर आया था। स्लम्स का अपन सोसाइटी GS1 या फिर जिनका सोशोलॉजी ऑप्शनल है, वो भी इसको देख सकते हैं कि स्लम्स आखिर क्रिएट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ सोशल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। जैसे कितने लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको सोशली भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और उनके पास एक प्रोमिनेंट अर्निंग का सोर्स नहीं होता, तो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन भी होता है, जिससे कि ये बनते हैं स्लम्स। उसके बाद क्या होता है कि पुअर लिविंग कंडीशन, स्लम्स की लिविंग कंडीशंस अपन को पता ही है कैसी होती है। प्लस वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती, एजुकेशन भी नहीं होती। उससे होता क्या है कि इंटरजनरेशनल पॉवर्टी, एक पॉवर्टी का कल्चर बन जाता है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी बन जाता है, कि उनके बच्चे भी फिर इसी सिचुएशन में रहेंगे, फिर उनके बच्चे भी इसी सिचुएशन में रहेंगे, तो एक कल्चर बन जाएगा पॉवर्टी का। उसके बाद ये एक कलेजियम सिस्टम पे न्यूज़ आई थी। तो कलेजियम सिस्टम होता क्या है बेसिकली, अगर अपन जजेस को अपॉइंट करते हैं, तो एक ये बोल सकते हैं कि जजेस की ही मीटिंग होती है, वो डिसीजन लेके प्रेसिडेंट को बताती है कि इस पर्सन को आप जज की तरह अपॉइंट कर लो, या फिर इस जज का ट्रांसफ़र कर दो, या फिर कुछ भी। और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को दर्शाता है। इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था कि क्वेश्चंस भी आ चुके हैं इसलिए मेंस के। तो फर्स्ट जज केस जो हुआ था 1981 में, इसमें हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है उसको उनको जो है कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बिफोर किसी भी जज को अपॉइंट करने से। और कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, मतलब ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सुनना ही है प्रेसिडेंट का। उसके बाद सेकंड जज केस आया 1993 में, उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन इज कंकरेंस एंड 1+2 का कलेजियम दिया। 1+2 क्या होगा कि एक तो होंगे हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो दो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। उसके बाद आया थर्ड जज केस 1998 में, इन्होंने 1+4 का कलेजियम दिया। 1+4 का मतलब एक तो होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 4 जो होंगे वो होंगे हमारे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। तो ये जो मिलके फैसला करेंगे। अब अगर किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसमें क्या करेंगे, 1+4+2 का कलीजियम होता है। ये मैंने थोड़ा समझने के लिए लिखा है 1+4+2। अभी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे एक तो हो गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो तो कॉमन है ही। 4 हमारे हो गए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, और जो 2 जज होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, एक तो जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रहे हैं
उनके चीफ जस्टिस, और दूसरे जो होंगे जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है, जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है उनके चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये है ट्रांसफर से रिलेटेड। और जब हाई कोर्ट के जो जजेस के अपॉइंटमेंट का कलीजियम होता है वो भी 1+2 ही होता है, कि 1 चीफ जस्टिस एंड 1 सॉरी 2 जो है सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद जो एक चीज़ आई है, मेंशन हुई है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मतलब जो यूरोपियन यूनियन है उसने क्या कर रखा है, एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगा रखा है। मतलब एक तरीके का टैक्स है इंपोर्ट के ऊपर, जो भी कार्बन हैवी इंपोर्ट्स हैं, जैसे कि स्टील हो गया, आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, या ऐसे जो भी इंपोर्ट्स हो गए जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हुआ है, तो ये एक टैक्स लगाया है। तो जो ब्रिक्स के नेशंस हैं, और वैसे भी इस चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है कि जो डेवलप्ड नेशंस है उन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर लिया, खुद डेवलप हो गए पॉल्यूशन कर करके। अब जब डेवलपिंग नेशंस के डेवलप होने की बात आई, तब ये ऐसे टैक्स लगा रहे हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिस इज़ ट्रू, लेकिन इनको भी उस चीज़ का भरपाया करना पड़ेगा। इसमें यही बोला गया है कि जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, जो कि COP30 में हुआ था, तो इनको जो है डेवलप नेशंस को इस चीज़ के पैसे देने चाहिए, ताकि हम अडेप्ट कर पाएँ क्लाइमेट चेंज को, हम सस्टेनेबली डेवलप हो पाएँ। इसके बाद ये एक बर्ड्स हैं, रोजी स्टारलिंग्स। ये क्या होती हैं, बर्ड्स होती है, और ये मुर्मुरेशंस करती है। मुर्मुरेशंस क्या होता है कि एक सिंक्रोनाइज वे में उड़ती हैं, सिंक्रोनाइज वे में जैसे इधर उधर होना। तो ये ऐसा लगता है कि ये बर्ड्स नहीं है, मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म ही है, मतलब प्रॉपर ऑर्गेनिज्म है, बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इतना सिंक्रोनाइज होता है इनका उड़ना। ये बोलते हैं कि जो अब जैसे ये मर्मरेशंस करती हैं, इधर उधर उड़ती हैं, ऐसे होती है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि जो ये दर्शाता है कि भाई आसपास प्रेडेटर है, मतलब ईगल हो गई या फिर हॉक हो गया, जो इनको खाने वाला है वो है। उसके बाद ये बोला गया है कि जो स्टारलिंग की मर्मरेशंस है, ये कहाँ पे देखी जाती है, ये विंटर और ऑटम में यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में देखी जाती है, लेकिन ये इंडिया में भी देखने को मिल सकती है अपन को। कहाँ पे, लखोटा लेक जो है गुजरात में। तो ये प्लेसेस इन न्यूज़ में आ सकता है, लखोटा लेक जो कि गुजरात में है, ये अपन एक देख सकते हैं। उसके बाद एक ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, कि 80% ऑफ द इंडियाज एल्डरली कुड फेस हीट स्ट्रेस अप टू 3 months एट 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि जो इंडिया के एल्डर्स हैं, जो भी एडल्ट्स हैं, उनको हीट स्ट्रेस, मतलब अगर 3 डिग्री तक पहुंच गया, अगर क्लाइमेट चेंज 3 डिग्री तक पहुंच गया, तो उनको हीट स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है। उसके बाद एक ये है, मतलब फिजिकल फेडरलिज्म में लिख सकते हैं मेंस में, अगर फिजिकल फेडरलिज्म का टॉपिक आ गया तो उसकी क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं, मतलब नेगेटिव्स में, कि अभी रिसेंटली जो है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बिल जो पास हुआ है, उसमें क्या करा है कि स्टेट्स जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है लेवी, मतलब कि जो भी माइनिंग वाले सेक्टर्स होते हैं उनसे पैसा लेने से मना कर दिया गया है। तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि इससे स्टेट्स जो हैं, जैसे सपोज करो झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, यहाँ पे माइंस माइंस के बेसिस पे चल रही है प्रॉपरली, माइंस एक बहुत बड़ा चंक है इनके रेवेन्यू का। अब अगर ये मना हो जाएगा, स्टेट्स वर्क कैसे करेंगी, स्टेट्स का रेवेन्यू कैसे आएगा? तो ये एक प्रॉब्लम है फिजिकल फेडरलिज्म में, कि फिजिकल फेडरलिज्म प्रॉपरली वर्क नहीं हो पा रहा। अपन इस चीज़ को मीन्स में लिख सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल है, ये वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है। ये मेंस में अपन ये आईआईटी वर्ड हटा दो यहाँ से, आईआईटी की जगह आप एजुकेशन, जैसे मैंने अभी जो शुरू में मेंस का क्वेश्चन दिया था वो इसी के ऊपर बेस्ड था, आईआईटी की जगह अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लिख दो। ठीक है, और अब देखना इसमें प्रॉपरली अपन को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल जाए कि अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स के लिए मेंस में कैसे एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले सबसे पहले टॉप ऑफ द पिरामिड टू स्ट्रेंथन द पिरामिड। अब इसमें क्या है कि बाय 2047 एवरी आईआईटी शुड, आईआईटी की जगह अपन को क्या लिखना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड फंक्शन साइमल्टेनियसली एज यूनिवर्सिटी एंड नेशनल कैपेसिटी प्लेटफॉर्म। मतलब कि इसको यूनिवर्सिटी के लिए भी की तरह भी फंक्शन करना है, वो तो करेगी ऑब्वियसली, लेकिन नेशनल कैपेबिलिटी प्लेटफॉर्म की तरह भी फंक्शन कर सकते हो आप, कि आप कैपेबिलिटी बढ़ाओगे स्टूडेंट्स की। उसके बाद फ्रॉम टीचिंग इंस्टीट्यूशन टू नॉलेज इंजन। नॉलेज इंजन कैसे, कि अगर सपोज करो कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एनवायरनमेंट पढ़ा रहा है, तो अब एनवायरनमेंट को साइंस एंड टेक से कैसे लिंक कर सकते हो, एनवायरनमेंट को आप एआई से कैसे लिंक कर सकते हो। आप ये बताओ कि आप नॉलेज प्रोवाइड करो कि आप कैसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ठीक है, द डिग्री मस्ट चेंज, मतलब कि सिर्फ डिग्री से ही काम नहीं चलेगा, आपको जो है स्टूडेंट्स में आपको स्किल्स भी डालनी पड़ेगी, आपको उनके अंदर स्किल्स
उनको बहुत अपस्किलिंग की ज़रूरत है। तो आप अपस्किल्स करो स्टूडेंट को, सिर्फ डिग्री दे के ये मत करो कि ठीक है आपको डिग्री मिल गई है और आप जाओ, तो उनको स्किल्स की ज़रूरत है। दूसरा, मेक स्टूडेंट्स एआई पावरफुल। जैसे आजकल के टीचर्स जो हैं, बहुत से टीचर्स देखे होंगे, यू डोंट हैव द नीड टू यूज़ एआई, ठीक है, ऐसे बोलते हैं वो। तो अब इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं कि सेपरेट अपन एआई प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं, या फिर अपन स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से वो एआई को यूज़ करें, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग हाउ एआई वर्क्स, हाउ टू वर्क इंटेलिजेंटली विद एआई, एंड रिकॉग्नाइजिंग व्हेन नॉट टू ट्रस्ट एआई। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, रिकॉग्नाइजिंग व्हेन नॉट टू ट्रस्ट एआई। उसके बाद अपन एक ही आ गया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मस्ट एंटर द स्कूल बिफोर द स्टूडेंट एंटर्स द यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आईआईटी की जगह अपन यूनिवर्सिटीज़ भी लिख सकते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और टर्न द कैंपस इनटू इंडियाज़ टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब, मतलब नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हो आप। ऐसा करो, आप यही नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई थ्योरी पे फोकस कर रहे हो। नए नए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोलो कि आप इनोवेशंस करो, आप नए तरीके ढूंढो चीज़ें करने की। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, कि यही मत करो कि सिर्फ आप डिग्री दे रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर बनाओ उनको, उनको सेल्फ कैपेबल होने का रास्ता बताओ। तो ये बहुत अच्छा पूरा फ्रेमवर्क है जो कि अपन यूज़ कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स के लिए। ही कैसे यूज़ करना है, मैंने जो क्वेश्चंस दिया आपको उसमें यही फ्रेमवर्क यूज़ करना है कि इसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे रिफॉर्म्स कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फिर टू बिल्ड एआई फॉर ऑल, मतलब इसमें क्या है कि इंक्लूसिव एआई, कि आप जैसे सपोज आजकल हमारे जो सोसाइटी हो गई, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हमारी वर्क प्लेसेस हो गई, वहाँ पे सब में मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एआई है वो भी तो मेल मतलब ह्यूमन ही बना रहे हैं। अब ह्यूमन की जो नेचुरल टेंडेंसी होगी अगर कि मेल्स को प्रेफरेंस देनी है, तो फिर एआई भी वुमेन को ही प्रेफरेंस दे, वुमेन को नहीं प्रेफरेंस देगा, मेल्स को ही प्रेफरेंस देगा। तो आप एआई सबके लिए बनाओ, एआई को इंक्लूसिव बनाओ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन को आप साइडलाइन कर दो। अगर वुमेन एआई का पार्ट बनेगी तो जो अपनी कंट्री है इंडिया, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, अपनी पोटेंशियल पे पहुंच सकता है। उसके बाद या सो दीज वर द आर्टिकल्स इन टुडेज न्यूज़पेपर, एंड मेक श्योर, मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि वो आंसर लिख के आप मेरे को भेज दो नीचे, एंड मैं उसको चेक करके वापस से आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे रिपोस्ट कर दूंगा इसको।